वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, में मस्त होंगे। ठीक है, तो पिछला सेशन हमने लाइव टेस्ट लिया था आपका। ठीक है, 12 क्वेश्चन पूछे थे, तो कुछ लोगों ने बताया था कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, इससे क्या है, आपको खुद की परफॉर्मेंस के बारे में आप लोगों को भी पता चल जाता है और हम लोगों को भी पता चल जाता है कि आप लोग कितनी अच्छी और कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने फ्राइडे को यानी कि टेस्ट के पहले की जो क्लास थी उसमें क्या करवाया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। मैंने परिधीय तंत्र का तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको कंप्लीट करवा दिया था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसके दो पार्ट मैंने आपको बताए थे। एक तो होता है कायिक तंत्र का तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्र का तंत्र। तो कायिक तंत्र का तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम और स्वायत्त तंत्र का तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो कायिक तंत्र का तंत्र होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने में मदद प्रदान करता है। उसी प्रकार से जो स्वायत्त तंत्र का तंत्र होता है वो अनैच्छिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करता है। आगे मैंने बताया था जो स्वायत्त तंत्र का तंत्र है दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है अनुकंपी तंत्र का तंत्र यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्र का तंत्र यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मैंने बताया था जो अनुकंपी तंत्र का तंत्र होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर को उत्तेजित अवस्था में लाने का कार्य करता है। उसी प्रकार जो परानुकंपी तंत्र का तंत्र होता है वो हमारे शरीर को विश्राम अवस्था यानी कि रेस्ट अवस्था में लाने का कार्य करता है। तो ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्र का कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स के बारे में कि तंत्र का कोशिका होती क्या है और इनका तंत्र का तंत्र में क्या कार्य रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो तंत्र का तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम है उसकी जो मूलभूत इकाई होती है वो तंत्र का कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स कहलाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आपका चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है तंत्र का कोशिका। तंत्र का कोशिका, इस तंत्र का कोशिका को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तंत्र का कोशिका होती क्या है, तो मैंने बताया था कि तंत्र का तंत्र की, किसकी, तंत्र का तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, यह क्या कार्य करती है, यह है सभी अंगों एवं ऊतकों को केंद्रीय तंत्र का तंत्र, किससे, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस केंद्रीय तंत्र का तंत्र से जोड़ने का कार्य करती है। जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो तंत्र का जो निर्माण होता है इन्हीं न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। तो तंत्र का तंत्र में करीब 1 खरब की संख्या में न्यूरॉन पाए जाते हैं। 1 खरब की संख्या में ये तंत्र का कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओके, और इसका जो प्रमुख कार्य होता है इनके द्वारा जो संकेत होते हैं यानी कि जो सिग्नल्स होते हैं, संकेतों को एक स्थान से, हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, पहुंचाया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि तंत्र का कोशिका के द्वारा ही जो संकेत होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और वो लास्ट में जाके कहां तक पहुंचते हैं, केंद्रीय तंत्र का तंत्र तक पहुंचते हैं। और इसीलिए जो तंत्र का कोशिका होती हैं, ये जो उद्दीपन होते हैं यानी कि ये शरीर से बाहर एवं भीतरी उद्दीपनों को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं, ग्रहण करती हैं। अब ये उद्दीपन क्या होते हैं इसके बारे में बताता हूं। उद्दीपन को इंग्लिश में कहा जाता है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन। ठीक है, अब ये होते क्या है, तो जो उद्दीपन होते हैं ये हमारी इंद्रियों के द्वारा, किनके द्वारा, हमारी इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किए गए संकेत होते हैं, ग्रहण किए गए संकेत, यहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन वो क्या कहलाते हैं, वो उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे कि इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं हमारी शरीर में,
हमारे शरीर में जो इंद्रियां पाई जाती हैं, एक तो जैसे नाक होती है, ठीक है, नाक के द्वारा हम सूंघ सकते हैं, कानों के द्वारा हम सुन सकते हैं, जीभ के द्वारा हम स्वाद को पहचान सकते हैं और त्वचा के द्वारा हम स्पर्श को पहचान सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन अंगों के द्वारा जो महसूस किया जाता है, ठीक है, तो उन संकेतों को क्या कहा जाता है, इन संकेतों को उद्दीपन कहा जाता है। और इन उद्दीपनों को ही शरीर के बाहर से भी यानी कि भीतर से भी, शरीर से बाहर से जैसे हम त्वचा के द्वारा किसी भी वस्तु को जब हम स्पर्श करते हैं तो उसका अनुभव हमें जो प्राप्त होता है वो तो हो या बाहर से, ठीक है, और अंदर से जैसे कि हमने एक भोजन खाया, कोई भी खाना खाया, हमारे मुंह के अंदर गया तो जीभ से हमें पता चलता है कि उसका टेस्ट कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, ठीक है, तो उसका पता कैसे चलता है। तो जैसे ही हम भोजन खाते हैं, ठीक है, तो उसके जो उद्दीपन होते हैं वो इन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा, इन तंत्रिका आवेगों के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है, और उसकी प्रतिक्रिया में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो क्या कुछ एक्शन लेता है, ठीक है, और वो हमें ये पहचान करवाता है कि इसका स्वाद कैसा है। ओके, समझ में आ गया। तो ये शरीर से बाहर इन भीतरी उद्दीपन को ग्रहण करती हैं। इसी के साथ ये जो उद्दीपन होते हैं ये संकेतों के माध्यम से उद्दीपन एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में गमन करते हैं, कोशिका में जाते हैं यानी कि गमन करते हैं, ठीक है। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये हमारे शरीर में हर जगह फैली रहती हैं, हर एक भाग में फैली रहती हैं। ये क्या करती हैं, आपस में जुड़कर एक कड़ी नुमा संरचना का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इन्हीं संरचनाओं के द्वारा जो संकेत होते हैं वो उद्दीपनों को लेके जाते हैं और एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में ये पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में जाके यानी कि अंत में जाके ये कहाँ पहुंच जाते हैं, केंद्रीय नर्वस सिस्टम में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। लास्ट में कहाँ पहुंच जाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचा दिए जाते हैं। और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इन संकेतों को, इन उद्दीपनों को महसूस करता है, ठीक है, उसके बदले में क्या देता है, प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, ये एक्शन लेता है कि अब हमारे बॉडी को, हमारे अंगों को क्या कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्शन लेगा तो इसके बदले में ये प्रतिक्रिया देगा और इन प्रतिक्रियाओं को वापस से इन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा, इन न्यूरॉन्स के द्वारा, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है, अंगों, ऊतकों, ग्रंथियों तक क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद ये जितने भी अंग, ग्रंथि और ऊतक होते हैं ये उसी के अनुसार कार्य करते हैं और क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं यानी कि एक्टिवेट हो जाते हैं, उसी प्रकार से कार्य करते हैं जिस प्रकार से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो प्रतिक्रिया देता है, कोई एक्शन लेता है, वो उनको एक तरह से आदेश देता है कि इनको क्या कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका को आगे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। तो तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं, पहला भाग होता है कोशिका काय, जिसे इंग्लिश में सेल बॉडी कहा जाता है, सेल बॉडी, ठीक है। दूसरा भाग होता है दुर्माक्ष, इसको इंग्लिश में डेंड्रोन कहा जाता है। और तीसरा भाग होता है तंत्रिकाक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, ये मैं मिटा के आपको मैं तंत्रिका कोशिका यानी कि एक न्यूरॉन का एक डायग्राम बना देता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि तंत्रिका कोशिका के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये कहां पर स्थित होते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि तंत्रिका कोशिका होती क्या है, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं। तो मैं आपको तंत्रिका कोशिका यानी कि एक न्यूरॉन का डायग्राम बना के बता देता हूं कि ये दिखता कैसा है। इस प्रकार से कुछ न्यूरॉन की संरचना पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये आगे जाके इसी तरह से फिर आगे बढ़ जाता है। तो एक न्यूरॉन होता है वो करीब इस प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं कि न्यूरॉन के भाग कौन कौन से हैं।
तो मैंने आपको न्यूरॉन के भाग बताए थे, यानी कि तंत्रिका कोशिका के 3 भाग बताए थे। पहला भाग होता है कोशिका काय, कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी। और दूसरा भाग होता है दुर्माशय और तीसरा भाग होता है तंत्रिकाक्ष, ठीक है। तो अब इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोशिका काय के बारे में बताता हूं। ये क्या होती है, एक तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका है, एक न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो एक न्यूरॉन की जो आकृति होती है, शेप होती है, वो इस प्रकार की पाई जाती है और एक ही न्यूरॉन में ये 3 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले भाग है कोशिका काय यानी कि जो सेल बॉडी होती है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये स्टार सा बना हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, तो ये मैं मार्किंग कर रहा हूं बाद में, ये वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं कोशिका काय, कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी। तो इस कोशिका काय में क्या पाया जाता है, तो इस कोशिका काय में एक केंद्रक पाया जाता है। क्या केंद्रक पाया जाता है, पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, इसके अलावा जो एक सामान्य कोशिका होती है उसी के समान, क्योंकि यह भी एक तंत्रिका कोशिका यानी कि कोशिका, तो एक सामान्य कोशिका के समान इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के समान क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका के अंग पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कौन कौन से कोशिकांग हैं, एक तो हो गया केंद्रक ही हो गया, केंद्रक हो गया। इसके अलावा कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके अलावा कोशिका द्रव पाया जाता है, कोशिका द्रव, और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आदि। तो ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव, इस कोशिका द्रव में एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है नेसेल ग्रेन्यूल। तो जो सेल बॉडी होती है, कोशिका काय होता है, उसके अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है। तो इस कोशिका द्रव में एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है नेसेल ग्रेन्यूल, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, ये वाला जो आपको सर्कल दिख रहा है अंदर, ये तो होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ओके। इसी केंद्रक के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, और इसी कोशिका द्रव में ही नेसेल जो ग्रेन्यूल संरचना होती है वो पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, तंत्रिका कोशिका का भाग हो गया कोशिका काय। अच्छा, इसका एक नाम होता है, इसे साइटोन के नाम से भी जाना जाता है, इसे साइटोन, साइटोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका काय क्या होता है। और इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो होता है दुर्माक्ष। आपको मैं यहीं बता देता हूं, इसको बोलते हैं डेंड्रम। तो दुर्माक्ष होता है, ये कहां पाया जाता है, तो कोशिका काय के ऊपर जो ये तंतुनुमा संरचना, जो आपको ये शाखाएं दिख रही हैं, ये जो शाखाएं दिख रही हैं, तंतुनुमा संरचना दिख रही हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये दुर्माक्ष कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो कोशिका काय होता है, सेल बॉडी होती है, कोशिका काय के ऊपर छोटे तंतुनुमा संरचना होती है, छोटे तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये संरचना होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, जिनको दुर्माक्ष कहा जाता है। और इन्हीं दुर्माक्ष के द्वारा जो संकेत होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, संकेत कहाँ पहुंचाए जाते हैं, कोशिका काय में पहुंचाए जाते हैं, कोशिका काय में पहुंचाए जाते हैं। अभी जब इसकी मैं कार्य प्रणाली बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, पहुंचाए जाते हैं। तो ये हो गया दुर्माक्ष, ठीक है। अब जो तीसरा पार्ट है वो होता है तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये तंत्रिकाक्ष क्या होता है, तो जो कोशिका काय वाला पार्ट होता है,
ये वाला जो कोशिकाकाय वाला पार्ट होता है, इससे एक लंबी बेलनाकार संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये वाली जो आपको संरचना दिख रही है, लंबी बेलनाकार एक संरचना पाई जाती है, उसी संरचना को क्या कहा जाता है, उसी संरचना को तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सॉन क्या होता है, यह है कोशिकाकाय से जुड़ा हुआ, कोशिकाकाय से जुड़ा हुआ लंबी बेलनाकार संरचना वाला भाग होता है, बेलनाकार संरचना वाला भाग होता है। ओके, जो कहां से शुरू होता है, ये कोशिकाकाय से शुरू होता है, कोशिकाकाय से शुरू होता है, कोशिकाकाय से शुरू होकर आगे शाखाओं में विभाजित हो जाता है। जैसे ये कोशिकाकाय से यहां से शुरू होता है और आगे शाखाओं में विभाजित हो जाता है। तो इसका एक भाग होता है वो कोशिकाकाय से शुरू होता है एवं अंत में कहां चला जाता है, अंत में यह शाखाओं में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और ये शाखाएं कैसी होती हैं, ये शाखाएं होती हैं धागेनुमा। तो आपको जो डायग्राम मैंने बताया था, इसमें ये धागेनुमा शाखाएं दिख रही हैं। ठीक है, तो ये इसका अंतिम पार्ट होता है। तो ये वाला जो हिस्सा कहलाता है, ये बेलनाकार जो पूरा हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन। ठीक है, इसके साथ ही जो तंत्रिकाक्ष होता है, तंत्रिकाक्ष जो इसकी शाखाएं होती हैं, इसकी प्रत्येक शाखा होती है एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है। किसकी स्थूल संरचना, स्थूल को बोलते हैं बल्कि यानी कि बड़ा रूप, एक बड़ी संरचना का निर्माण करती है, एक घुंडीनुमा संरचना का निर्माण करती है। स्थूल घुंडीनुमा संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है, संरचना का निर्माण करती है। इस घुंडीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अवग्रथनी घुंडी, अवग्रथनी घुंडी। और इस अवग्रथनी घुंडी को इंग्लिश में कहा जाता है सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक, दिख रहा है ना आपको यहां तक, सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, नॉब का मतलब क्या होता है, घुंडी होती है, और अवग्रथनी को इंग्लिश में कहा जाता है सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, तो ये तंत्रिकाक्ष होता है, इसकी ये शाखाएं होती हैं, ये आगे जाके स्थूल संरचना का निर्माण करती हैं, यानी कि ऐसे घुंडीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। और ये घुंडीनुमा जो संरचना होती है, इन्हीं घुंडीनुमा संरचना को सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। ठीक है, और ये घुंडीनुमा संरचना होती है, यानी कि जो सिनेप्टिक नॉब होती है, ठीक है, ये आगे किन में बटी रहती है, ये आगे बटी रहती है सिनेप्टिक, ये आगे सिनेप्टिक पुटिकाओं में विभाजित होती है। जो सिनेप्टिक फॉलिकल्स होते हैं उनमें ये विभाजित होती है। और जो ये सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं, इन पुटिकाओं में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक पदार्थ पाया जाता है, एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है। ठीक है, यह क्या कार्य करता है, न्यूरोट्रांसमीटर नामक जो पदार्थ होता है वो इन जो संकेत आते हैं, यानी कि जो आवेग आते हैं, उद्दीपन आते हैं, ठीक है, उन आवेगों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है, भेज देता है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये क्रिया क्या आगे चलती रहती है, और आगे लास्ट में जाके जितने भी उद्दीपन आवेग होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। तो आपको मैं बताता हूं कि ये पहुंचते कैसे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जोड़कर कड़ीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। तो ये क्या होगा, ये एक हो गया तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अब दूसरी तंत्रिका कोशिका होगी वो इस जगह पर होगी, यानी कि इसके आगे होगी। तो उसका जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो क्या कहलाता है, तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन। तो एक्सॉन मैंने आपको बताया रखा है, ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये एक्सॉन होता है। आगे जाके तंतुनुमा संरचनाओं में विभाजित होता है। ठीक है, और ये संरचना आगे जाके स्थूल संरचना का निर्माण करती है, जिनके अंदर सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और स्थूल संरचना का निर्माण करती है। सिनेप्टिक पुटिकाएं किसमें पाई जाएंगी, सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाएंगी सिनेप्टिक नोब में। ठीक है, तो सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती हैं, जिसके अंदर एक स्पेशल पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि एक न्यूरॉन का जो तंत्रिकाक्ष होता है, यानी कि जो एक्सॉन वाला भाग होता है तंत्रिकाक्ष, ठीक है, यह दूसरा न्यूरॉन के दुर्माक्ष, ये कौन सा होता है, दुर्माक्ष, दुर्माक्ष वाला भाग होता है। ठीक है,
डेंड्रम वाला भाग होता है। तो इससे क्या ये जुड़ा रहता है, यानी कि एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्माक्ष से जुड़ा रहता है। तो इनके बीच में क्या है, थोड़ा गैप पाया जाता है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो पदार्थ पाया जाता है, जिसका कार्य क्या होता है कि एक तंत्रिका से आने वाले जो आवेग होते हैं, उद्दीपन होते हैं, उनको दूसरी तंत्रिका में भेजने का कार्य किया जाता है। यानी कि एक तंत्रिका कोशिका से ये उद्दीपनों को ग्रहण करता है और इसके द्वारा दूसरी तंत्रिका कोशिका में इन उद्दीपनों को आगे पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो संधि स्थल पाया जाता है, यहाँ पर जो संधि स्थल पाया जाता है, तो संधि स्थल क्या हुआ, जहां पर तंत्रिकाक्ष और दूसरी कोशिका का जो दुर्माक्ष होते हैं वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी कि एक्सन और डेंड्रम वाले पार्ट जहां पर दोनों आपस में मिल जाते हैं उस स्थल को क्या कहते हैं, संधि स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधि स्थल। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, संधि स्थल। संधि स्थल इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। तो ये इंग्लिश में सिनेप्स यानी कि संधि स्थल कहलाता है। ठीक है, अब ये सारे पार्ट क्या कार्य करते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो क्या हो गया, तंत्रिका कोशिका कंप्लीट हो गई, इसके हमने पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो पूरा तंत्रिका तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसको कहा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम होता है वो तंत्रिका तंत्र की कार्य की। उसका मतलब ही यही होता है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो पूरा किस प्रकार से वर्क करता है, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं उद्दीपन, और ये उद्दीपन लास्ट में जाके कहाँ पहुंचेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचेंगे। तो इसकी पूरी कार्य प्रणाली होती है, उसे फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र की कार्य की कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, तो पहले मैं मिटा देता हूं। ठीक है ना, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि तंत्रिका तंत्र की कार्य की यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो मैंने क्या बताया था कि तंत्र का तंत्र होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, वो इसकी कार्य की कहलाती है। यानी कि जो फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि जो तंत्र का तंत्र होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, ये इसका अर्थ होता है। तो मैंने आपको बताया था जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो आपस में जुड़कर एक कड़ी नुमा संरचना का निर्माण करती है, जिनके द्वारा जो उद्दीपन होते हैं उनको एक न्यूरॉन से यानी कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाया जाता है। लास्ट में कहाँ पहुंचाया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो जो क्या होती है तंत्रिका कोशिका क्या करती है, कड़ी नुमा संरचना, कड़ी नुमा यानी कि एक सीरीज बनाती हैं आपस में जुड़कर। ठीक है, एक सीरीज का निर्माण करती हैं। कैसे करती हैं, जोड़कर, आपस में जुड़कर एक सीरीज का निर्माण करती हैं, जिसके द्वारा होता क्या है, ये आपस में जुड़कर कड़ी नुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करते हैं, को जोड़ती हैं। मस्तिष्क क्या बोलते हैं, ब्रेन, और मेरुरज्जु क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड। ठीक है, तो ये आपस में जुड़कर, तो ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये आपस में जुड़ जाती हैं, कड़ी नुमा संरचना का निर्माण करती हैं और जो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करती है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब इनमें होता क्या है, इनकी कार्य प्रणाली होती किस प्रकार से है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। जैसे उद्दीपन होते हैं, उद्दीपन, तो किस प्रकार के उद्दीपन होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि कान के द्वारा सुनाई देना इनकी आवाज़, आंख के द्वारा रोशनी का महसूस होना, ठीक है, और त्वचा के द्वारा स्पर्श होना। अब ये उद्दीपन आते कहाँ से, ये उद्दीपन आते हैं जो हमारे संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंग। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो संवेदी अंग कौन कौन से हुए, आवाज़ किससे सुनते हैं, हम कान से सुनते हैं, रोशनी किससे महसूस होती है, हमें आँखों से महसूस होती है, स्पर्श किससे होता है, त्वचा से होता है। इसी प्रकार और भी, जैसे नाक हो गई, ठीक, इसके द्वारा क्या होते हैं, सूंघते हैं। ठीक है, जीभ है, जीभ से क्या होता है, स्वाद को महसूस किया जाता है। ठीक है, तो इन संवेदी अंगों के द्वारा जो उद्दीपन प्रकट होते हैं, यानी कि जो हमें महसूस होता है, वो संवेदी कोशिकाओं के द्वारा, संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं, सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है, जो पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, यह वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पूरी होती है, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा
पूरी होती है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। ठीक है, तो यह प्रक्रिया वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पूरी होती है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है तंत्र का आवेग। क्या कहा जाता है? तंत्र का आवेग। तंत्र का आवेग। तो ये तंत्र का जो आवेग होते हैं वो क्या करते हैं, आगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं, भेजे जाते हैं। ठीक है, एक न्यूरॉन्स में जो तंत्र का आवेग होते हैं वो जब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, तंत्रिकाक्ष की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके लास्ट वाले पार्ट में जाके ये आवेग कैसे पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, जब ये आवेग होते हैं वो आगे जाके कमजोर पड़ जाते हैं तो इनका मजबूत होना जरूरी होता है। ठीक है, तो इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए ये क्या हो गया, तंत्रिकाक्ष हो गया। और आगे जो दूसरी कोशिका होती है, दूसरी जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका दुर्माक्ष वाला पार्ट रहता है। क्या रहता है? दुर्माक्ष वाला पार्ट रहता है। यहाँ पर दुर्माक्ष वाला पार्ट हो गया, तो ये हो गया दुर्माक्ष वाला पार्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई एक तंत्रिका कोशिका, ये होती है दूसरी तंत्रिका कोशिका। इसके आगे वाला तंत्रिकाक्ष वाला पार्ट होता है वो उधर होता है। ठीक है, ये हो गया दुर्माक्ष हो गया और ये हो गया तंत्रिकाक्ष। तो तंत्रिकाक्ष से जब सूचना और आवेग होते हैं वो दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाते हैं, तो इस जगह पर आके यहाँ पे आके तंत्रिका के लास्ट में आके वो क्या पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन उनको आगे भेजना जरूरी होता है, तो आगे भेजने के लिए उनको मजबूती प्रदान करने की जरूरत होती है। तो इन दोनों के संधि स्थल पर, मैंने क्या बताया था, संधि स्थल, तो संधि स्थल को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स। तो संधि स्थल के द्वारा इन तंत्रिका कोशिका के जो आवेग होते हैं, इन आवेगों को मजबूती प्रदान की जाती है। क्या की जाती है? मजबूती प्रदान की जाती है। ठीक है, और मजबूती प्रदान करने के साथ साथ जो यहाँ पर जो जो ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसका कार्य ही यही होता है, जो आवेग उद्दीपन आते हैं उनको दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेजने का कार्य किया जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा इन आवेगों को दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेज दिया जाता है। किसमें भेज दिया जाता है? दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है, यानी कि जो दूसरी तंत्रिका कोशिका होती है उस दूसरी तंत्रिका कोशिका के लास्ट में तंत्रिकाक्ष तक जो आवेग होते हैं वो पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद जब अगली तीसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्माशय में पहुंचने से पहले इन दोनों के बीच में क्या फिर से कमजोर पड़ जाएंगे और फिर से संधि स्थल द्वारा इनको मजबूती प्रदान की जाएगी। न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा इनको वापस से आगे किस में भेजा जाएगा, आगे दुर्माक्ष में भेजा जाएगा। उसी प्रकार से ये जो क्रिया होती है वो लास्ट तक चलती रहती है और अंत में जो ये संकेत होते हैं, ये आवेग होते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पहुंच जाते हैं, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब ये आवेग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाएंगे तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो रिएक्शन देगा, यानी कि इसके प्रति कोई ना कोई प्रतिक्रिया देगा, एक्शन लेगा। ठीक है, और वापस एक्शन होते हैं, जो उनकी प्रतिक्रिया होती है, उन प्रतिक्रिया को वापस से ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो अंगों ऊतक पेशी एवं ग्रंथि तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और इन्हीं प्रतिक्रियाओं के अनुरूप ही जो हमारे अंग होते हैं, ऊतक होते हैं, ग्रंथि होती हैं, पेशी होती हैं, वो उसी अनुरूप कार्य करते हैं। ठीक है, और हमारा शरीर रहता है वो सक्रिय हो जाता है। तो ये पूरी जो प्रणाली होती है ये कहलाती है तंत्र का कार्य की, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जो संकेत होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो पहुंचाए जाते हैं और लास्ट में कहां पहुंच जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। समझ में आ गया? तो इस तरह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो आज पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट पढ़े थे? सबसे पहले पढ़ा था हमने केंद्रीय नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा था। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा पढ़ा था हमने परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने तंत्रिका कोशिका को कंप्लीट कर लिया है, तो ये नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। और अंतःस्रावी तंत्र में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आती हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से कार्य करती है, कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती हैं, उन सभी के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो जो मैंने पढ़ा दिया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो बच्चे अभी चैनल पे नए रूप से जुड़े हैं वो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आप बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास आती है इसका पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये और बच्चों तक पहुंच सके, और इसके साथ ही वो भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सके और अच्छी तरह से अपनी तैयारी घर बैठे कर पाएं। ठीक है, तो अपन मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आराम से घर बैठ के अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं फिर कल।